हम देख रहे थे इन चीज़ों के बारे में, एसिड के टाइप्स के बारे में। तो एसिड के डिफरेंट टाइप्स को हम देख चुके थे। अब एक तरह से और एसिड को डिवाइड किया जाता है, उस टाइप्स को देख लेते हैं एसिड का। तो वहां से टाइप्स ऑफ एसिड हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एसिड, उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट सुन लीजिए। देखिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव सीरीज जहां चलेगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है वो चलेगा जीएस का। जीएस कहने का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इन सभी चीज़ों का मिक्सचर चलेगा यहाँ पे बीएससी सीजीएल का 10,000 प्लस क्वेश्चन। और मैथ और रीजनिंग का अलग से 5,000 क्वेश्चन का 5,000 प्लस क्वेश्चन रहेगा, मैथ प्लस रीजनिंग का। तो आपको समझिए 15,000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। 15,000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो स्टार्ट हो रहा है जीएस का स्टार्ट हो रहा है, इसमें 30 क्वेश्चन ईच आपको बताया जाएगा। इसके बाद सीरीज जो आएगा वो जीएस के अलावा आएगा, क्या चीज का, मैथ रीजनिंग हो गया। अभी तो जीएस का आएगा सीरीज, इसके बाद आएगा आपका मैथ और रीजनिंग का। इसके साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट और है कि रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है जिसे आशीष सर देखेंगे। तो आशीष सर जो है रीजनिंग का क्लास देख रहे हैं, और इसके साथ ही साथ रीजनिंग के क्लास के बाद सभी सब्जेक्ट को लाइन अप किया जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे लाया जाएगा। आप क्या कीजिए, जाके चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी लोग जो बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं वो फ़ायदा उठा सके। और जो भी बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भरे हैं जाके भर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बीएसएससी सीजीएल के सीरीज में। अभी हम देखते हैं हिस्ट्री, अभी हम देख रहे हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर जिसमें एसिड हम पढ़ रहे थे उसका आगे पढ़ रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एसिड, कुछ और टाइप्स बच गए थे। जैसे होते हैं टाइप्स ऑफ एसिड में मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं, इसके बाद पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मोनोप्रोटिक बोलते हैं, मोनोप्रोटिक, इसके साथ हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीप्रोटिक। पॉली मतलब क्या, पॉली मतलब बहुत सारा। तो पॉलीप्रोटिक में आएगा 2। डाइप्रोटिक को मेनली पढ़ेंगे हम, डाइप्रोटिक के बारे में। इसके साथ ही साथ डाइप्रोटिक के साथ साथ ट्राइप्रोटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि मोनोप्रोटिक क्या है, डाइप्रोटिक क्या है, ट्राइप्रोटिक क्या है। तो अम्लों के प्रकार, ये जो परमाणु की संख्या के आधार पर है, हाइड्रोजन परमाणु का जो संख्या है, जो प्रति अणु जो त्याग किया गया है हाइड्रोजन परमाणु, उसके आधार पर किया गया है। तो लिख देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन एटम संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोप्रोटिक क्या होता है, मोनोप्रोटिक अम्ल क्या होता है। तो इसको हिंदी में भी मोनोप्रोटिक ही लिखेंगे, मोनोप्रोटिक अम्ल। चलिए मोनोप्रोटिक अम्ल को समझ लीजिए, इसके बाद इसको लिख देते हैं। मोनोप्रोटिक अम्ल वह अम्ल कहलाता है जो सॉल्यूशन में मात्र एक प्रोटॉन को क्या करता है, त्याग करता है। तो क्या हो जाएगा, मोनोप्रोटिक एसिड हो जाएगा। तो मोनोप्रोटिक एसिड क्या करेगा, सॉल्यूशन में मात्र एक प्रोटॉन का त्याग करेगा, एक प्रोटॉन का त्याग करेगा, एक प्रोटॉन का त्याग। प्रोटॉन क्या, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है तो वो यहाँ से रिलेट करेगा, हाइड्रोजन और एक प्रोटॉन कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम।
इसके साथ ही साथ डाइप्रोटिक, तो डाइप्रोटिक को भी हिंदी में लिखेंगे डाइप्रोटिक ही लिखेंगे। तो यहाँ डाइप्रोटिक एसिड देख लेते हैं, डाइप्रोटिक एसिड। तो डाइप्रोटिक एसिड में क्या देखते हैं, डाइप्रोटिक एसिड में हम देखते हैं किन चीजों के बारे में, जिसमें जो है सॉल्यूशन में 2 प्रोटॉन का त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं, डाइप्रोटिक एसिड। तो सॉल्यूशन में कितना, 2 प्रोटॉन का त्याग। अब डायरेक्ट लिखते हैं 2 प्रोटॉन का त्याग, समझ जाइएगा। और ट्राइप्रोटिक क्या होगा, ट्राइप्रोटिक होगा कि सॉल्यूशन में क्या करेगा, 3 प्रोटॉन का त्याग करेगा, तो इसे कहेंगे ट्राइप्रोटिक। ट्राइप्रोटिक सॉल्यूशन में 3 प्रोटॉन का त्याग। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ट्राइप्रोटिक हम कह रहे हैं। आप जाइए और देखिए क्या, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये ट्राइप्रोटिक का एग्जाम्पल है, H3PO4। तो यहाँ क्या करेगा, 3 कर रहा है त्याग हाइड्रोजन एटम। यदि डाइप्रोटिक कह रहे हैं तो यहाँ H2SO4 होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, H2SO4। और मोनोप्रोटिक कहने का मतलब है, मोनोप्रोटिक एसिड का कहने का मतलब है HCl। देखिए जिसमें H1 वो डाइप्रोटिक मोनोप्रोटिक, जिसमें H2 तो वो क्या डाइप्रोटिक, और जिसमें H3 तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइप्रोटिक। तो इन चीजों को हम समझ लिए। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एसिड का उठ सकता है। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के को देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में कुछ चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। अम्लों का क्या है, और ये जो प्रॉपर्टीज होगा वो मेनली होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज है, केमिकल, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में। तो ये कुछ चीजें समझ लीजिए, जैसे क्या है, पहला प्रॉपर्टीज एसिड का है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये करेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इन चीजों को देखिएगा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, साल्ट, साल्ट मतलब लवण। देखिए सबका हिंदी लिख देते हैं आपके पास, साल्ट मतलब लवण, इसके साथ ही साथ वह है ये लवण। मेटल मतलब धातु, एसिड मतलब तो आपको हम बता दिए हैं आपको। इसके साथ ही साथ एसिड का अम्ल और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और साल्ट को एसिड जब मेटल के साथ करेगा, एग्जाम्पल एक दे देते हैं आपको। जैसे एसिड है HCl, HCl जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा MgCl2 प्लस H2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया, साल्ट हो गया। और ये हो गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हो गया। और इसके साथ ही इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ H2 तो 2 यहाँ लगा देते हैं तो बैलेंस भी हो गया ये। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। चलिए देखिए इसका दूसरा देखते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये देगा साल्ट और वाटर। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देता है साल्ट प्लस वाटर। इसको तो स्टेटमेंट में लिखवाने की जरूरत है नहीं, तो आप देख लीजिए वाटर, यदि आप कमेंट कीजिएगा तो इसको बाद में स्टेटमेंट में भी लिखवा दिया जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट में लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। एसिड जब क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर देता है।
और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस रिएक्शन को कहा जाता है, रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको रिएक्शन इसके बाद हम पढ़ाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे दिए। इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो यहाँ पे कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम जान लीजिए एक एक चीज को आपको, हिंदी और उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा, उदासीकरणी अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसको? देखिए, ये क्या करता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब उदासीन कर देता है, और इसके बाद साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको हम सब चीज का बताते चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल इसका है क्या? HCl जब एसिड है, जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम आपको लिख देते हैं। HCl तो बहुत बार लिखे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या करेगा? साल्ट में क्या करेगा? KCl करेगा प्लस वाटर करेगा। तो KCl का मतलब क्या हो गया? ये पोटेशियम क्लोराइड और ये वाटर, तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हो गया साल्ट, लवण, क्या कर सकते हैं? लवण, और ये वाटर। चलिए कुछ और देख लेते हैं रिएक्शन कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, धातु कार्बोनेट और धातु ऑक्सीजन, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे देखिए, एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, तो और मेटल हाइड्रोजन के साथ। तो क्या करता है? फॉर्म क्या करता है? ये फॉर्म करेगा, साल्ट करेगा, वाटर करेगा, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी इवॉल्व करेगा। तो इसका देख लेते हैं क्या करेगा। आपको क्या बताएं? मेटल क्या बताएं? मेटल या तो कार्बोनेट रहेगा, या तो मेटल कार्बोनेट रहेगा, या तो लिख सकते हैं, दोनों लिख देते हैं नीचे, मेटल कार्बोनेट और दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फॉर्म क्या कर रहा है? ये फॉर्म करेगा सीधा सीधी, आपको बताएं, साल्ट, वाटर एंड CO2। साल्ट, वाटर एंड CO2, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्म करेगा साल्ट, वाटर एंड CO2। इन चीजों को आप समझ लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है कि मेटल कार्बोनेट, यदि मेटल कार्बोनेट कुछ दे दे और इसके बाद बोले कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सा सब कंपोनेंट फॉर्म करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इवॉल्व करेगा और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट हम बोल रहे हैं, तो मेटल कार्बोनेट मतलब क्या? मेटल कार्बोनेट एक देखते हैं CuSO4 है। क्या है? CuSO4। ये जब रिएक्ट कर रहा है H2SO4 क्या है? एसिड है। कौन टाइप का एसिड है? डाइप्रोटिक कह सकते हैं इसको। तो डाइप्रोटिक एसिड के साथ जैसे ही मेटल कार्बोनेट रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म करेगा? सबसे पहले तो साल्ट का फॉर्म करेगा, और साल्ट क्या बनेगा? CuSO4। अच्छा, CuSO4 लिखे, CO3 लिखते हैं, तब तो रिएक्ट करवाएंगे इसको। चलिए ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया। CuSO4 का फॉर्मेशन होगा। तो CuSO4 मतलब CuSO4 मुंह में बैठ गया। क्या होता है? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। क्या इसको कहेंगे? कॉपर कार्बोनेट लिख देते हैं, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कॉपर सल्फेट।
इसके साथ ही साथ क्या फॉर्म करेगा, ये तो साल्ट हो गया कॉपर सल्फेट, इसके साथ ही साथ आपको वाटर हम बताएं, और वाटर के साथ साथ CO2 गैस, CO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही साथ कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि एसिड रिलीज करता है ब्राउन फ्लूम, तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ब्राउन फ्लूम एसिड करता है रिलीज। एसिड रिलीज ब्राउन फ्लूम, ब्राउन, इसके बाद लिखते हैं एसिड रिलीज ब्राउन फ्लूम ऑफ देखिए NO2 फ्रॉम नाइट्रेट, इसके बाद नाइट्रेट के बाद सल्फाइड, सल्फाइड से क्या करेगा फ्रॉम, फ्रॉम तो कॉमन रहेगा, SO2 फ्रॉम सल्फाइड एंड H2S फ्रॉम सल्फाइड। ये सल्फाइड है, TE है, TE देखिएगा ये सल्फाइड है, सल्फाइड। तो ये जान लीजिए ये सब क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है किसका, एसिड का, कि एसिड रिलीज क्या करता है ब्राउन फ्लूम, NO2 फ्रॉम नाइट्रेट, SO2 फ्रॉम सल्फाइड एंड H2S फ्रॉम सल्फाइड। इसके साथ ही साथ कुछ चीजों को और जान लेते हैं, जैसे क्या होता है। देखिए यदि ये एसिड जो है रिएक्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो क्या होगा, देखिए एक्वस सॉल्यूशन के साथ यदि रिएक्ट कर रहा है एसिड तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन को क्या करता है मुक्त कर देता है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा जल के अणु के साथ क्या हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा, और हाइड्रोनियम आयन को क्या कर, हाइड्रोनियम आयन का क्या करेगा निर्माण कर देगा। तो आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्या बोले हम, HCl जब रिएक्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन के साथ, यदि मान लेते हैं जल के साथ कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन H2H क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा, H को हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा मुक्त कर देता है, तो हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देगा तो यहाँ क्या बचेगा क्लोरीन सिर्फ बच जाएगा, Cl माइनस बच जाएगा, तो क्लोरीन आयन बचेगा, क्या बचेगा क्लोरीन आयन। अब हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर दिया तो हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं रहता है, आपको बताए थे हाइड्रोजन आयन को आवारा तत्व कहा जाता है, इसके पास एक बाह्य इलेक्ट्रॉन रहता है जो क्या करता है रिएक्ट करता है, तो ये क्या करेगा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा H3O प्लस, तो ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपको बता दिए हाइड्रोनियम आयन। ये हो गया इसका चौथा प्रॉपर्टीज हो गया। इसके साथ ही साथ आपको हम कुछ और प्रॉपर्टीज इसके बता देते हैं। देखिए मेनली जो था ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज था, तो 4 जो बेसिक प्रॉपर्टीज था वो हम आपको बता दिए। अब इसके चलते हैं यूजेज की तरफ। अब यूजेज को जान लेते हैं कि इसका यूज क्या कैसे किया जाता है, तो इसके यूज को थोड़ा जानते हैं, एसिड के यूज को। चलिए कुछ चीजें देखते हैं एसिड के यूजेस के बारे में। यूज ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ एसिड, देखिए यूजेज ऑफ एसिड तो है जहां हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं उन चीजों के बारे में और उससे अवगत भी करवा चुके हैं, तो आप एसिड के यूजेज के बारे में कुछ चीजें जो है वो बेसिक चीजें हैं उसे जानना चाहिए। आपको हम नाइट्रिक एसिड के बारे में बताए थे, तो नाइट्रिक एसिड से स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ होता है। देखिए नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड बोलिएगा तो नाइट्रिक एसिड को कहाँ यूज किया जाता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट काम है नाइट्रिक एसिड का कि फर्टिलाइजर में किया जाता है, तो फर्टिलाइजर बनाने में, मेकिंग फर्टिलाइजर। इसके साथ ही साथ
नाइट्रिक एसिड को जो बाल रंगते हैं तो डाई बनाने के लिए किया जाता है, मेडिसिन के लिए किया जाता है, उसके एक्सप्लोसिव के लिए किया जाता है, इन सब बहुत यूज के लिए किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड का एक और इम्पॉर्टेंट यूज है, तो आपको हम क्या बता दिए अभी, आपको डाई में यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, डाई बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए, इसके साथ ही साथ एक्सप्लोसिव के लिए, इसके साथ ही साथ यूज किया जाता है लेबोरेटरी में इसे फोटोग्राफी के लिए, यूज इन फोटोग्राफी एंड, तो इसलिए फोटोग्राफी लेबोरेटरी में फोटोग्राफी के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसे फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, फोटोग्राफी के लिए। ये हो गया नाइट्रिक एसिड का यूज। अब हम देखते हैं इसका यूज सल्फ्यूरिक एसिड का यूज। तो इसके साथ ही साथ सब देख लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबका यूज देख लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है ये आप जान लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज है वो मेनली पीवीसी बनाने के लिए किया जाता है। मेनली इसका यूज है यूज्ड एज मेकिंग पीवीसी, मेकिंग पीवीसी यूजेस। देखिए इसका यूज क्या है ये बता देते हैं। पीवीसी के लिए, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, इसके साथ डाई में भी किया जाता है, टेक्सटाइल में किया जाता है, एक्वारिजिया में किया जाता है, तो ये सब है। और इसका यूज किया जाता है लेदर इंडस्ट्री में। कहाँ यूज किया जाता है? लेदर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री। बाकी जो पीछे लिखवाए थे वो सभी जगह लिख दीजिएगा, सभी जगह इसका यूज किया जाता है। इसके साथ हम देखते हैं, अच्छा लिख देते हैं, जैसे मेडिसिन हम लिख देते हैं, डाई लिख देते हैं, कॉस्मेटिक लिख देते हैं, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो H2SO4, देखिए पूरा फॉर्म नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत बार लिख चुके हैं, तो आप इसे देखिएगा, अपने से लिख लीजिएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को मेनली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर में। तो फर्टिलाइजर में इसके साथ साथ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ साथ प्लास्टिक में यूज किया जाता है इसे, प्लास्टिक में। इसके साथ साथ डाई तो सब जगह कॉमन है, डाई में, इसके साथ साथ डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट्स में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है, इसे जान लीजिए। तो H2SO4 का लगभग यूजेज जो है हम आपको बता दिए हैं। अब जान लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। क्या चीज का? ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को क्या चीज से हम बताए थे? COOH, ऑक्जेलिक एसिड, COOH। तो ऑक्जेलिक एसिड को यूज किया जाता है कहाँ? मेनली फोटोग्राफी में। कहाँ? फोटोग्राफी। इसके साथ ही साथ कलर करने के लिए किसका? क्लॉथ को, क्लॉथ में कलर करने के लिए, कलर प्रिंट कुछ भी कह लीजिए, तो इसमें किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का यूज। इसके साथ साथ ये ब्लीचिंग लेदर का काम करता है, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग लेदर। तो ब्लीचिंग लेदर एंड फॉर रिमूविंग इंक और रस्ट फ्रॉम द क्लॉथ। तो इंक, रस्ट कुछ भी लग जाएगा क्लॉथ में, तो उसको रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। एसिटिक एसिड का यूज तो हम आपको बता दिए थे कि विनेगर के रूप में किया जाता है, तो आपको एसिटिक एसिड का पता है पहले से, और इसलिए एसिटिक एसिड क्या? एसिटिक एसिड इसके लिए यूज्ड एज विनेगर, दूध फाड़ने के लिए। तो कुछ चीजें जो है हम आपको यहाँ पे बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अनाउंसमेंट ये है कि आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो मेनली फोकस कर रहा है BSSC CGL को, BSSC CGL को। यहाँ पे आप आइए और क्या कीजिए, 10,000 प्लस क्वेश्चन GS का और 5,000 प्लस क्वेश्चन क्लासरूम प्रोग्राम में ही, क्लासरूम में ही आप लोग को ये मैथ और रीजनिंग का है, मैथ रीजनिंग का। तो इसको क्लासरूम में ही क्या कर दिया जाएगा? पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा।
तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी तैयारी जो है सीजीएल की, वो एक एक क्वेश्चन सोल्व करने की तैयारी हम करवाएंगे आपको मेक श्योर पे। हम और हमारा टीम जो है आपको पूरा तैयारी करवाएगा सीजीएल का। तो आप वो भी निःशुल्क, नो कॉस्ट, नो नीड टू पे कॉस्ट, नो कॉस्ट। आप फ्री में पढ़िए, तैयारी कीजिए और रिजल्ट दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।